लास्ट लेक्चर तक में हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अलग अलग केसेस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, और मैग्नेटिक फोर्स पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करने का काम किया था। पिछले वीडियो लेक्चर में या पिछले ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों ने एनसीईआरटी एक्सप्लोरर के पहले 11 क्वेश्चंस मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर में जो फर्स्ट 11 क्वेश्चंस हैं उसको देखने का काम किया था। आशा करता हूं कि सभी लोग अपने नोट्स कॉपी में वो 11 के 11 क्वेश्चंस लिख चुके होंगे, और मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई डाउट है। किसी को कोई डाउट है उसमें? एनी डाउट अप टू हियर? पिछले क्लास तक में जो 11 क्वेश्चंस करवाए थे वहां तक में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो आगे चलते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और बशर्ते कि हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में बस रख दिया जाए, कल जब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में बस रख दिया गया तो मैग्नेटिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन पर क्या असर पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, स्टेशनरी रह जाएगा, ऑपोजिट मूव करेगा, तो स्टेशनरी रह जाता था। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को बस रख दिया जाए तो उस पर फोर्स नहीं लगता और उसका मोशन भी नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में किसी चार्ज पार्टिकल को रखने के बजाय फेंक देते हैं, किसी स्पीड से फेंक देते हैं, मान लो v स्पीड से फेंक देते हैं या v वेलोसिटी से फेंक देते हैं, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा तो वो ऑब्वियस सा बात है कि मूव करना शुरू करेगा। अगर उसका इनर्शिया ब्रेक हो जाए तो वो कैसा मोशन करेगा, मोशन में उसका रास्ता कैसा होगा, उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, हमें इन चीज़ों के बारे में आज देखना है। जैसे मान लो ये हमारा, सपोज करो ये एक, हम लोग जिसमें अभी हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में इस पार्टिकल को छोड़ोगे, इस मास को, तो ये नीचे गिरता है। नीचे गिराता है इसको कौन? ये ग्रेविटेशनल फोर्स, mg का फोर्स इसको नीचे गिराता है। ऐसे ही अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकोगे तो उस पर फोर्स लगेगा। उस फोर्स का डायरेक्शन किधर के तरफ है, वेलोसिटी और फोर्स के बीच कितने का एंगल है, इस पर डिपेंड करेगा कि मेरे चार्ज पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी कैसा होगा, मेरा चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन शो करेगा। क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। मतलब अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है, हमने यहां लिख रखा है, उस पर लगने वाला फोर्स, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिपेंड करता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। मतलब हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल पर। इस थीटा पर डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। आप देखिए, आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया था लास्ट क्लास में किसी मूविंग चार्ज पर, वो आया था Q इंटू वी क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म में था, स्केलर फॉर्म में आ गया था Q वी बी साइन थीटा। तो अलग अलग केसेस में यहां पर अगर आप Q वी बी को कांस्टेंट मान लें या कांस्टेंट हो जाए, होता भी है नॉर्मली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर कांस्टेंट किसी वेलोसिटी से फेंके तो फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा ये डिसाइड करेगा साइन थीटा। और साइन थीटा के वैल्यू को कौन डिसाइड करेगा? थीटा। साइन थीटा के वैल्यू को कौन डिसाइड करेगा? थीटा। तो थीटा जो है, अगर हम लोग अलग अलग पॉसिबल केसेस में देखें तो यहां पर इस चार्ज पार्टिकल के मोशन को हम लोग 3 केसेस में ब्रेक करके समझ सकते हैं। जो आज हम लोग बेसिकली पहला 2 केस करने का काम करेंगे, टाइम रहा तो तीसरा केस भी करेंगे। तो पहला केस है जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री पर फेंका हो। दूसरा केस है जब 90 डिग्री पर फेंका हो। और तीसरा केस है जब ना तो 0 पर फेंका हो, ना तो 90 पर फेंका हो, ना तो 180 पर फेंका हो। ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हमारा क्लास का बेसिक व्यू है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं कि जिसको बाद में स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग सबसे पहले केस की बात करते हैं। सबसे पहला केस है हमारा जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया। प्रोजेक्ट करने का मतलब फेंका गया। जैसे मान लीजिए कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये हॉरिजॉन्टल दिशा में है। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ये हॉरिजॉन्टल दिशा में है, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है। हम लोग चार्ज पार्टिकल को भी उसी की दिशा में फेंक दें, पैरेलल फेंक दें, सेम डायरेक्शन में फेंक दें। तो इस केस में अगर आप गौर करें तो इस केस में हमारे पास जो एंगल आएगा, इस केस में ये आएगा कितना? 0 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी दिशा में है, तो एंगल 0 डिग्री। और अगर एंगल 0 डिग्री है, एंगल कितना है? 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा, मतलब साइन 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Q वी बी साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा ही 0 हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0।
मतलब चार्ज पार्टिकल जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रह जाएगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये अपने रास्ते से डेविएट नहीं करेगा। अगर मान लो ये पेन ऊपर से नीचे गिर रहा है, इस पर कोई बाहरी दूसरा फोर्स नहीं लगे, तो ये नीचे ही गिरता रह जाएगा। लेकिन ये नीचे गिर रहा है, हम इस पर फोर्स लगा दे तो अपने स्ट्रेट लाइन से क्या हो जाएगा, डेविएट कर जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे जा रहा था वैसे ही जाता रह जाएगा, क्योंकि उस पर न कोई फोर्स ऊपर दिशा में लगा जो उसको ऊपर डेविएट करवा दे, न नीचे की दिशा में लगा जो नीचे डेविएट करवा दे, कोई फोर्स लगा ही नहीं इनफैक्ट। तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे मूव कर रहा था वैसे ही स्ट्रेट लाइन में मूव करता रह जाएगा। ये हमारा पैरेलल का केस था। किसका केस था? पैरेलल का केस था, कि जब हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही फेंक दिया। अब दूसरा केस देखते हैं एंटी पैरेलल का, है ना। तो इस केस में क्या होगा, जरा गौर से देखिए। हमने मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल को उल्टा प्रोजेक्ट किया, इधर से फेंका है ना। तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। 180 डिग्री का एंगल बनने का मतलब क्या हुआ, थीटा अगर 180 डिग्री बना तो साइन 180 कितना होता है, 0। साइन 180 कितना होता है, यहां पर साइन 180 0 होगा। वापस से हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन 180, यानी कितना के बराबर, 0 के बराबर। तो इस केस में भी हमारे चार्ज पार्टिकल का डेविएशन नहीं होगा। तो याद रखिएगा यहां का कंक्लूजन, ठीक है, ये रहेगा, सिंस मैग्नेटिक फोर्स 0 सो चार्ज पार्टिकल विल अंडरगो ए स्ट्रेट लाइन मोशन। और स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, लीनियर मोशन। और इस यहां पर इनिशियल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब बॉडी बिना डेविएटेड, बिना मुड़े हुए आराम से चार्ज बॉडी जो है या चार्ज पार्टिकल जो है अपने इनिशियल ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता रह जाएगा। इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके ट्रेजेक्टरी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहला केस कितने बच्चों को क्लियर हो गया? पहला केस क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहां तक में? पहला केस क्लियर है कि अगर चार्ज पार्टिकल को, याद रखेंगे कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री यानी पैरेलल और 180 डिग्री यानी एंटी पैरेलल फेंका जाए, तो उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा और चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विदाउट चेंजिंग इट्स ट्रैजेक्टरी। इसका प्रमाण आपके सामने है, साइन 0 0 होता है तो मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी भी साइन 0 0 हो जाएगा, क्यू वी भी साइन 180 भी 0 हो जाएगा और चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं साइड हो जाता हूं। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आगे अगर हम लोग दूसरे केस की बात करें तो दूसरा केस क्या है, परपेंडिकुलर होने का केस। मतलब जब चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर फेंक दिया हो, मेरी बात समझ रहे हो, या चार्ज पार्टिकल अंदर की ओर जा रहा है और इस तरीके से फेंक दिया हो, तो चार्ज पार्टिकल सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका तो एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का। तो अगर हम लोग दूसरे केस की बात करें तो दूसरा केस है जब चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फेंक दिया। कैसे फेंक दिया, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर और नॉर्मल का मतलब होता है कि अगर हम लोगों ने 90 डिग्री पर फेंक दिया, ये हमारा सुंदर सा एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, प्लेन के इनसाइड जा रहा है, और हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका, ऐसे फेंका है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और ये आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर। आप इसको ऐसे समझिए, ये अंदर की ओर जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है तो परपेंडिकुलर हो गया। मैं अंदर की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स तो मैक्सिमम होगा। आप लोगों को मैंने ये पढ़ा रखा है ना कि अगर v परपेंडिकुलर टू b हो गया, मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है प्यारे बच्चों, साइन 90 होता है 1 के बराबर। तो मैं अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90, यानी मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और क्या आ जाएगा, क्यू वी बी, क्या आ जाएगा, क्यू वी बी। एक और बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, देखिए, आप अगर क्लास 11 की बात करें तो क्लास 11th में आपके सर ने आपको एक चीज पढ़ाया होगा कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है और ए क्रॉस बी अगर सी के बराबर है तो सी वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होता था और सी वेक्टर बी पर भी। छोड़ दीजिए क्लास 11 को, जब मैंने 12th आपको पढ़ाना शुरू किया था तो क्लास 12 के स्टार्टिंग में मैं एलिमेंट्री फिजिक्स पढ़ाता हूं। पहले मैं 12th के सिलेबस को शुरू करने से पहले 11th के फंडामेंटल्स को पढ़ाने का काम करता हूं, और उसमें मैंने पढ़ाया था क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का पूरा डिटेल पढ़ाया था, तो वहां पे भी आपको पढ़ाया था। तो आप यहां पर उसी तरीके से समझिए कि आपके पास जो, अगर आप वेक्टर फॉर्म में याद करें तो आपको याद होगा, वेक्टर फॉर्म में अगर आप याद करें तो आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में जो आया था वो आया था Q इंटू वी क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जो था वो परपेंडिकुलर था वेलोसिटी के भी, और मैग्नेटिक फोर्स जो था
ये परपेंडिकुलर था किसके भी, मैग्नेटिक फील्ड के भी, और इसलिए इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे, याद है ना। तो जिस केस में यहां पे हमारे पास मैग्नेट, यहां पर आप गौर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब मोशन करवाने वाला जो फोर्स है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया। देखिए अब समझिए, अगर कोई बॉडी, सपोज करिए कि हमारे पास ये मान लो कि कोई बॉडी ये आगे की ओर जा रहा है और फोर्स भी इस पर आगे की ओर लग रहा है, तो बॉडी आगे की दिशा में एक्सेलरेट होगा, मतलब बॉडी का स्पीड बढ़ेगा। अगर कोई साइकिल चला रहा है और तुम आगे धक्का दे रहे हो, साइकिल का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ये बॉडी ये आगे जा रहा है और मैं फोर्स भी आगे लगा रहा हूं, तो ये क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा। बॉडी आगे जा रहा है, मैं उसको पीछे खींच रहा हूं, तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। लेकिन बॉडी जा रहा है आगे और मेरा फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, तो मैं इसके स्पीड को तो नहीं चेंज करवा पाऊंगा, लेकिन इसके डायरेक्शन को क्या कर दूंगा, चेंज। ये बॉडी जा रहा है आगे और मेरा फोर्स ऊपर लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। बॉडी जा रहा है आगे और फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर। क्लास 11th में सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा, जब किसी बॉडी पर फोर्स उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इस केस में बॉडी पर किया जाने वाला नेट वर्क डन 0 होता है, और ये फोर्स बॉडी के स्पीड को तो नहीं चेंज करवा पाता, लेकिन बॉडी के वेलोसिटी को, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करवा देता है। मतलब अगर कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगने लग गया, और ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के, मतलब बॉडी चल रहा है एक्स में और फोर्स हमेशा वाई में लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करवाएगा मालूम है, स्पीड में कोई चेंज नहीं करवाएगा। अगर बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, लेकिन हर पॉइंट पर उसके डायरेक्शन में चेंज करवा देगा, जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता है। सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी घूम रहा है तो उसका यह संभव है कि हर जगह पर उसका स्पीड क्या रहे, सेम रहे, लेकिन वेलोसिटी हर जगह पर सेम। इसका कारण क्या है, इसके मैं इसको समझाता हूं आपको। यहां देखिए, मैं इस चीज को समझाता हूं। जैसे अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा था, तो सर्कुलर मोशन में बॉडी के ऊपर लगने वाला 2 फोर्स होता है, एक होता है टेंजेंशियल फोर्स और एक होता है कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो टेंजेंशियल फोर्स नॉर्मली या तो स्पीड के, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, या उसके ऑपोजिट होता है, तो वो स्पीड को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका वेलोसिटी इस तरीके से है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लगता है सेंटर की तरफ, जिसका बस इतना सा काम है कि पूरे सर्कुलर मोशन के दौरान हर जगह पर उसको डायरेक्शन चेंज करवाते रहना है। और सर्कुलर मोशन में आपको मालूम होगा कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे यहाँ का डायरेक्शन टेंजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ, यहाँ का यहाँ, ऐसे हर जगह पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये तभी संभव है जब किसी बॉडी पर कॉन्स्टेंटली एक फोर्स उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता रहे। समझ रहे हो मेरी बात। और हमारे केस में भी वही हो रहा है। हम जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली फेंक रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी पर हमेशा एक फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा है, जो चार्ज पार्टिकल के स्पीड को तो चेंज नहीं करवा पाएगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन को चेंज करवा देगा, मतलब वेलोसिटी को चेंज करवा देगा। इसलिए चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो जब तुम किसी चार्ज पार्टिकल को, इसमें किसी को डाउट है, बोलो, इसमें किसी को डाउट है, ठीक है। मैंने यहां पर एक चीज लिखा, जब तुम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हो तो इस पर फोर्स लगता है परपेंडिकुलरली, तो ये सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, और इसके जो सर्कुलर मोशन का प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला प्लेन हो गया, तो सर्कुलर मोशन इसके परपेंडिकुलर इस वाले प्लेन में होगा। मेरी बात समझ रहे हो। अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो इस तरीके से इस प्लेन में होगा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली फेंकोगे तो चूंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली लगेगा, इसीलिए ये जो फोर्स होगा ये स्पीड को चेंज नहीं कर पाएगा। हमने यहां लिखा है इट विल नॉट चेंज द स्पीड, ये स्पीड को चेंज नहीं करेगा। इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा या मोशन के डायरेक्शन को चेंज करेगा। और हर इंस्टेंट पर अगर डायरेक्शन में चेंज आने लग जाए तो बॉडी कैसा मोशन करने लगता है, सर्कुलर मोशन। इसलिए हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा वो कैसा मोशन शो करेगा, सर्कुलर मोशन। और ये सर्कुलर मोशन जो होगा ये उस प्लेन में होगा जो प्लेन हमारे मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। बोलो, किसी को कोई डाउट है यहां तक में, किसी को डाउट है यहां तक में, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। लकी कुमारी खड़ी हो जाओ, बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, और कितने लोगों को आता है, हाथ उठाइए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, आप लोग 12th में बैठ जाइए, 12th में है और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला नहीं मालूम है। 11th के सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ाते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की ओर एक फोर्स हमेशा लगना चाहिए,
जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये नेसेसरी फोर्स होता है, इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, है ना। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमेशा इसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगना पड़ेगा, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो इस केस में जब हम लोग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंकते हैं, तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो एकदम जरूरी है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं होता है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। एक ही फोर्स ही लग रहा है यहां पर, तो वही प्रोवाइड करेगा ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में फेंका और अगर ये बॉडी कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन, तो इस सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। यानी Fc = Fm। हमने यहां पे लिख भी दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जितना चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। अब ये तो हो गया हमारा मोशन, समझ में आ गया कि सर अगर चार्ज पार्टिकल को 0 डिग्री पर फेंकोगे तो स्ट्रेट लाइन में चलता रह जाएगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। 180 डिग्री पर फेंकोगे तो भी स्ट्रेट लाइन में चलता रह जाएगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। 90 डिग्री पर फेंकोगे तो सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। और सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर, वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। मतलब Fc = Fm, मतलब mv²/r = qv। क्या आया है? qvb। यहां तक में कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है यहां तक में? मैग्नेटिक फोर्स कैसे सर्कुलर मोशन कर पाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर है। कोई डाउट है यहां तक में? कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है? अब मेरा डाउट है यहां पर कि हम इस सर्कुलर मोशन का रेडियस कैसे निकालें। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r और qvb मैग्नेटिक फोर्स को बराबर कर देंगे, यहां से r निकल जाएगा। मेरा डाउट है कि सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड से मतलब होता है कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो हमको स्पीड v मालूम है और एक चक्कर लगाने में ये सरकमफेरेंस यानी 2πr के बराबर चलेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 2πr/v करके निकाल लेंगे। फिर मेरा डाउट है कि इस सर्कुलर मोशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी बार घूमेगा। बहुत सिंपल सा चीज है, क्लास 11 के सर्कुलर मोशन में और एसएचएम में एक फॉर्मूला पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी = 1/में टाइम पीरियड। अच्छा, अगर ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एंगुलर स्पीड भी होगा। मतलब एक सेकंड में मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहां था, यहां से यहां आ गया, तो एक सेकंड में कितना एंगल कवर किया, जिसको हम लोग एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं और ओमेगा से दिखाते हैं। तो ये 3-4 चीजें हम लोग को निकालनी है। तो आओ मैथमेटिकल एनालिसिस करके 1 by 1 करके इन तीनों चारों चीजों को निकालने का प्रयास करते हैं। मान लो कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में सेंटर की ओर क्या चाहिए? कोई बॉडी मतलब कोई चार्ज पार्टिकल, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां हमने देखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये 11 से पढ़ते आ रहे हो। और मैग्नेटिक फोर्स इस केस में 90 डिग्री वाले केस में कितना निकल के आया है? qvb, है ना। ये हमारे पास आ गया mv²/r और ये आ गया qvb। मुझे r निकालना है तो r को इधर ले आता हूं और बाकी सारी चीजों को इधर लेके आ जाता हूं। तो ये हो जाएगा mv²/r इज इक्वल टू कितना? सॉरी, mv²/qvb इज इक्वल टू कितना? r। तो v से v² कैंसिल हो गया, यानी यहां से जो हमारे पास r का वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया? mv/qb। समझ में आया? कोई चाहे तो इसको मोमेंटम के टर्म में भी लिख सकता है। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी v है और मास m, तो m इंटू v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम। तो ये r बराबर क्या हो जाएगा? p/qb। और मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ भी रिलेशन होता है। तुमको होमवर्क दे रहा हूं, इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिख के आ जाना। आगे जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कुछ सवाल करवाएंगे, तो वहां पर ये काम दे देगा। यहां तक में कोई डाउट है किसी को? मतलब हमारे पास जो रेडियस आ गया, क्या आ गया? mv/qb। क्या आ गया? mv/qb, है ना। अब ये रेडियस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? m मतलब मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, b मतलब स्पीड, b मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और q मतलब चार्ज ऑन पार्टिकल। एक चीज अगर तुम यहां पर नोट करो, यहां पर गौर करो, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा। यहां पर इस इक्वेशन में मास और चार्ज कांस्टेंट रहेगा और हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा लिया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया। कैसा मैग्नेटिक फील्ड लिया है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि बी भी चेंज करने वाला नहीं है। मतलब एम क्यू बी ये तीनों कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू क्या? बी, क्योंकि क्यू बी एम ये क्या है? कांस्टेंट है। मतलब तुम रेडियस की बात करो, ये सर्कुलर मोशन की रेडियस की बात करो, तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो स्पीड के या वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब तुम जितना जोर से फेंकोगे उतना बड़ा सर्कल बनेगा।
जितना कम जो स्पीड से फेंकोगे उतना छोटा सर्कल बनेगा। तो यहां पर जो सर्कुलर मोशन होगा, इस सर्कुलर मोशन का जो स्पीड होगा वो डिसाइड करेगा कि सर्कुलर मोशन का रेडियस सर्कल का कितना बड़ा होने वाला है। मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर स्पीड को डबल करोगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट काफी बार काम आएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ में किसी को कोई डाउट है? यहां तक में कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ में कोई डाउट नहीं है। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब चलते हैं आगे, है ना। तो हम लोग यहां पे देख रहे थे कि रेडियस, यानी रेडियस का जो हमारे पास फॉर्मूला आया, ये आया mv अपॉन क्यूबी। मतलब आप देखिए रेडियस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, इनिशियल स्पीड कम होगा तो रेडियस भी कम होगा। अब इसके बाद और कुछ पैरामीटर्स की बात करते हैं कि साहब कितना टाइम पीरियड होगा। मतलब अगर कोई बॉडी, चार्ज बॉडी, बॉडी से मेरा मतलब है चार्ज बॉडी, अगर कोई चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड की बात करें तो याद रखेंगे कि टाइम पीरियड का जो मसला है वो ऐसा है कि टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर में कितना समय, एक चक्कर में कितना समय, मतलब एक बार अगर पूरा घूमना है तो कितना समय लगेगा, है ना। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक चक्कर में कितना समय, एक चक्कर में कितना समय लगेगा वो, है ना। तो ये टाइम पीरियड, एक बार घूमने में कितना दूरी चलना पड़ता है, 2 पाई आर, है ना। और स्पीड कितना है v, तो 2 पाई और r कितना है अभी mv अपॉन क्यू बी, और बाई में कितना v, ये v से v कट जाएगा, पलटेगा तो 1 बाई v हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर जो टाइम पीरियड आ गया, ये क्या आ गया, 2 पाई m अपॉन में कितना क्यू बी, 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। ये समझ में आया? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक में? 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। एक्चुअली टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर में, सॉरी, एक रिवॉल्यूशन या एक चक्कर में कितना समय लगेगा वो वैल्यू, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई आर बाई वी, तो 2 पाई इंटू आर, एम बी अपॉन क्यू बाई वी, वी से वी कट गया तो टाइम पीरियड बराबर आ गया 2 पाई एम अपॉन में कितना क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन में कितना क्यू बी। एक चीज गौर करो, ये जो चीज है ना, इंडिपेंडेंट है किसके, वेलोसिटी के, इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर। मतलब हमने किस स्पीड से फेंका या किस रेडियस में मूव किया, हमारा टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम पीरियड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने चार्ज पार्टिकल को किस स्पीड से फेंका था या किस रेडियस में फेंका था। मेरी बात समझ रहे हो? तो टाइम पीरियड एकदम अच्छे से सीखो कि टाइम पीरियड सिर्फ मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड बस मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक में नहीं है। अब हमने पहले ही बता दिया कि फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में कितना चक्कर, है ना। तो यहां देखो, टी सेकेंड में एक चक्कर, तो एक सेकेंड में 1/t चक्कर। और वैसे भी तुम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होगे क्लास 9, 10 से कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड को उल्टा कर दो, यानी यहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी बराबर क्या आ गया, क्यूबी अपॉन में 2 पाई एम। ये चीज क्यूबी अपॉन में 2 पाई एम, ये चीज इसके लिए भी लागू होता है कि ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर। मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब एंगुलर स्पीड की बात करें कि अगर गोल गोल घूम रहा है तो एक सेकंड में कितना एंगल घूम रहा है, एक सेकंड में कितना इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको एंगुलर स्पीड से हम लोग दिखाते हैं। और आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी, 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी। तो यहां से ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू एफ। एफ कितना आया है, क्यूबी अपॉन में 2 पाई एम। तो 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा क्यूबी बाई एम। मतलब ये एक सेकेंड में कितना एंगल घूमेगा उसका वैल्यू है। चार्ज पार्टिकल एक सेकेंड में कितना एंगल घूमेगा ये उसका वैल्यू है। मेरी बात समझ रहे हो? चार्ज पार्टिकल एक सेकेंड में कितना एंगल घूमेगा ये उसका वैल्यू है, ठीक है। तो एक सेकेंड में इतना एंगल घूमेगा। और ये चीज पर भी लागू होता है कि ये भी किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। कोई डाउट है यहां तक में? चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं यहां से कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। ये मैं एक बार साइड हो जाता हूं कि जिनको लिखना होगा अपना लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एक चीज समझते हैं
कि यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, न्यूमेरिकल्स करते वक्त एक टाइप का सवाल आता है कि बताओ टी टाइम के बाद कितना एंगुलर डेविएशन हुआ होगा, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से वो कितना एंगल घूम गया होगा। तो बाबू मेरी बात सुनो, 1 सेकेंड में QB/m, अभी जस्ट पढ़े हो, 1 सेकेंड में कितना QB/m, तो टी सेकेंड में जब सवाल करवाएंगे तो वैसे ये और रोबस्ट हो पाएगा। पहले आज पढ़ाए हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, किस केस में, जिस केस में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका गया था। एक केस हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में जिसमें चार्ज पार्टिकल को ना तो हम लोगों ने 0 डिग्री पर फेंका होगा, ना तो 90 पर फेंका होगा, ना ही 180 पर फेंका होगा, कुछ रैंडम एंगल थीटा पर फेंका होगा। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट बनेगा, एक v कॉस और एक v साइन। तो वहाँ पर हेलिकल मोशन होगा जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसी पर सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है। तो उसको भी पढ़ने के बाद हम लोग कंबाइंड कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने कल किया था, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक पर। तो वहां पर एक चीज याद रखना, एक खास टाइप का सवाल पूछता है, एंगुलर डेविएशन इन टी सेकेंड। क्या पूछता है? ये सवाल करवाते वक्त ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा, लेकिन अभी समझ जाओ। इन टी सेकेंड, टी सेकेंड में कितना एंगुलर डेविएशन होगा? तो ओमेगा इंटू टी। अरे 1 सेकेंड में ओमेगा एंगल, तो टी सेकेंड में ओमेगा इंटू टी। ओमेगा कितना है हमारे पास? QB/m इंटू कितना? टी। याद रहेगा ये चीज? कोई दिक्कत है यहां तक में? चलो अब आगे, ठीक है। इन सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इन सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहती हैं? सबसे पहले समझो क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहती है। सबसे पहले स्पीड कांस्टेंट रहता है। अरे भाई 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है जो कि डायरेक्शन को तो चेंज करेगा, स्पीड को चेंज नहीं करेगा। और स्पीड नहीं चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ये क्या रहेगा? स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। और अगर हम लोग बात करें किसकी? वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है। जैसे अगर कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रहा है और 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है, दोनों वेलोसिटी सेम नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। तो वेलोसिटी यहां चेंज करेगा, और वेलोसिटी चेंज करेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि मोमेंटम भी चेंज करेगा, क्योंकि मोमेंटम भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो यहां पर स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी और मोमेंटम ये वेरिएबल रहेगा। इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म में वेरिएबल रहेगा? वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इन दोनों का भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेरिएबल रहेगा डायरेक्शन के टर्म में। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल के मोशन को समझा है। चूंकि टाइम कम है हमारे पास, इससे ज़्यादा हम लोग लेक्चर को एक्सटेंड कर नहीं सकते हैं। इसमें 3 केसेस बनता है। पहला केस जब 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर फेंका, स्ट्रेट लाइन मोशन वाला। दूसरा केस सर्कुलर मोशन वाला, 90 डिग्री पर फेंका। और नेक्स्ट जो लेक्चर लूंगा उस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेलिकल मोशन देखेंगे। इस तरीके से मोशन होगा, है ना, इस तरीके से मोशन होगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से मोशन होगा, है ना। यहां तक में कोई डाउट है किसी को? बोलो यहां तक में कोई डाउट है? चलो अब देखो केस नंबर 3 होगा ना नेक्स्ट। अभी बता दूं क्या? हाँ, अभी कितने लोगों का क्लास है? अभी कोचिंग कितने लोगों का है? अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग 3rd केस यानी हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड उसको देखने का काम करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत मोहब्बत।